संगम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। इस श्रृंखला में आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। हाल ही के 3-4 वर्षों में पूछे गए एग्जाम में जीएस और जीके के जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आने की संभावना है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, उन क्वेश्चनों को समझाया जाएगा। ध्यान से समझिए अगर आप अपना भला चाहते हैं तो। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में अगर आपसे पूछा जाता है चैती क्या है, तो आप चैती में लिखेंगे मौसमी गीत है। क्या है? मौसमी गीत। चैती में पेन कापी लेके लिखते रहिए। कजरी पूछा जाएगा, कजरी क्या है, तो कजरी आपका है विवाह एवं मौसमी गीत। विवाह एवं मौसमी गीत, ठीक है, लिख लेंगे। रसिया, रसिया क्या है, तो रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है। क्या है? ब्रज का लोकगीत। लिखते रहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताए जाएंगे, अन्य नहीं। सोहर आपसे पूछा जाएगा, क्या है, तो सोहर सबको पता है, सोहर आपने सुना भी होगा, तो सोहर है संस्कार गीत। सोहर है संस्कार गीत। जैसे बिट बाइट ये लिखा है, ध्यान समझिए। तो पूछा जाएगा बिट और बाइट में डिफरेंस क्या पूछा जाता है, या बिट है या बाइट है। और ये भी पूछ लेता है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है या बाइट है। बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप याद करिए, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है। बिट है सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में डेटा की, ठीक है। अब बिट है तो बिट से बनता है बाइट, बाइट से बनता है किलोबाइट, किलोबाइट से बनता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बनता है आपका जीबी लिखा गीगाबाइट, इसको कहते हैं गीगा, गीगाबाइट। और गीगाबाइट से टीबी लिखा अर्थात टेराबाइट, टेराबाइट, ठीक है। अब देखिए किससे क्या होता है, तो बिट है, बिट से बाइट बनता है, तो अर्थात ये भी तो कह सकते हैं बाइट में बिट होते हैं, बाइट में बिट होते हैं। तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं, आपको याद करना है कि एक बाइट में 8 बिट होते हैं। 8 बिट बराबर क्या होगा, 1 बाइट होगा, ठीक। तो अर्थात हम कह सकते हैं 1 बाइट बराबर 8 बिट। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद अब आगे चलेंगे, अब केबी से बाइट भी बनेगा, अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि 1 केबी बराबर कितना होगा, 1 केबी बराबर कितने बाइट, तो 1 केबी बराबर 1024 क्या बाइट। इसे जस्ट पीछे वाले से ही लेना है काम, ऐसे ऐसे जस्ट पीछे वाले से काम चल जाएगा। तो 1 केबी बराबर 1024 बाइट हो जाएगा। अगर हम यहीं आपसे 1 एमबी पूछें, 1 एमबी बराबर कितने केबी होगा, 1 एमबी बराबर कितना, 1024 केबी हो जाएगा। एमबी का मतलब मेगाबाइट। अब 1 जीबी अगर आपसे पूछें हम कि 1 जीबी, तो 1 जीबी से क्या कितने एमबी, तो ये सेम वही 1 जीबी से 1024 एमबी, मतलब आगे वाला एक और पीछे वाला 1024 बनता है बिट को छोड़ के। अब टेराबाइट में पूछें तो टेराबाइट से क्या जीबी पूछेंगे, तो 1 टीबी बराबर कितना 1024 जीबी, ठीक। इस प्रकार याद रखना है इसको। और सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में डेटा की बिट है, बाइट नहीं कर देना, बिट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस प्रश्न में देखना है कुछ राज्यों के नाम और उन पे पाए जाने वाले गर्म झरने। इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, लिखते रहेंगे, मेरे लिखने का इंतजार मत करिएगा। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में जो गर्म पानी का झरना पाया जाता है उसका नाम क्या है, नाम ही तो आपको याद करना, उसका नाम है मणिकर्ण। तो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नाम का गर्म पानी का झरना पाया जाता है। अगला राज्य है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सा झरना पाया जाता है, उड़ीसा में तप्ता पानी, तप्ता पानी, नाम ही लग रहा गर्म पानी है, तो याद रखना है तप्ता पानी। महाराष्ट्र, एमएच में, महाराष्ट्र में कौन सा गर्म पानी का झरना पाया जाता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बजेश्वरी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वजेश्वरी या बजेश्वरी, ठीक है। और नेक्स्ट है गुजरात, गुजरात। तो गुजरात आप लिख लेंगे, गुजरात में कौन सा पाया जाता है,
गुजरात में जो गर्म पानी का झरना पाया जाता है उसको कहते हैं लालपुर। क्या? लालपुर। ठीक। तो गुजरात में लालपुर, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण, उड़ीसा में तप्ता पानी और महाराष्ट्र में बजेश्वरी, ये गर्म पानी के झरने हैं। और अगर एक और आप लिख लीजिए, राजस्थान का, जगह नहीं है, देखता हूँ, रुको। राजस्थान में गर्म पानी का कौन सा झरना? तो राजस्थान में जो गर्म पानी का झरना उसका नाम है नारायणी। नारायणी लिखते रहेंगे, नारायणी गर्म पानी का झरना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना % व्यय होता था? तो कुल कितना % व्यय होता था? तो आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रिटिश भारत था उसमें केंद्रीय राजस्व का कुल कितना % व्यय होता है? उसका 40%। कितना? 40% व्यय होता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काकोरी कांड नाम सब लोगों ने सुना, इसका नाम भी बदल गया, इसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी जो घटना हुई थी, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, तो इसके जो मुख्य आरोपी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो उनको फांसी दी गई थी गोरखपुर में, गोरखपुर में। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना 9 अगस्त 1925 में हुई। तो बाद में जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसके मुख्य अभियुक्त थे या मुख्य आरोपी थे, तो उनको फांसी कहाँ हुई थी? गोरखपुर जेल में हुई थी। जैव विविधता, जैव लिखते रहेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। जैव विविधता हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है, जैव विविधता हॉट स्पॉट है, इसकी संकल्पना किसने दी थी और कब दी थी? तो इसकी संकल्पना दी थी मायर्स ने। मायर्स ने इसकी संकल्पना, मारियस या मायर्स लिख लीजिए, मायर्स ने दी थी, 1988 में दी थी। ठीक, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना मारियस या मायर्स, जो भी लिख सकते हैं, 1988 में दी थी। तो भारत में आपसे पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट कोई एक बताइए, उदाहरण दीजिए। तो आप उदाहरण में लिखेंगे जो जैव विविधता का हॉट स्पॉट इंडिया में है वो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है ये। इसकी संकल्पना किसने दी थी? मायर्स या मारियस, 1988 में। और पश्चिमी घाट जैव विविधता का हॉट स्पॉट है इंडिया में, पश्चिमी घाट। कुछ हिस्ट्री से और क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे गदर पार्टी, गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? नाम याद रखना, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। लेकिन आपसे हो सकता है नाम के अलावा भी कुछ पूछ ले, तो लाला हरदयाल का नाम तो आप रखेंगे याद, लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, गदर पार्टी की। ठीक है, अगला था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ लिखते रहेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी लिख लेंगे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया जो सोसाइटी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके जो संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले। अपना भला चाहते हैं तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से याद कर लीजिए, अन्यथा आपकी इच्छा। गोपाल कृष्ण गोखले थे संस्थापक किसके? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी, 1905 में हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल गजट, बंगाल गजट ये अखबार था, तो इसके जो संस्थापक थे जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की इसके संस्थापक थे। 1780 में पहला अखबार था ये। तो पूछा जा सकता है आपसे पहला अखबार कौन है? तो बंगाल गजट, कभी कभी इसको द बंगाल गजट भी लिख देते हैं। तो जेम्स हिक्की इसके संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपसे पूछेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये संगम सीरीज है तो यहाँ मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, मेन क्वेश्चन।
हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो प्रदूषक है, इसका मुख्य सोर्स क्या है, कहाँ से बनता है? तो इसका मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ लिख लेंगे, सड़ते हुए वनस्पति, वनस्पति एवं क्या, पशु पदार्थ, जो सड़ी गली चीज़ें, जानवर खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये बस पत्तियाँ वगैरह सड़ जाती हैं, वनस्पतियाँ सड़ जाती हैं, तो उससे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक जन्म लेता है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? कार्यक्रम की शुरुआत, ठीक है, तो याद रखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी आपकी कितने, 2 अक्टूबर 1952। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना मैंने उस दिन डाला भी था चैनल पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को कौन सा न्याय या कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय देने की बात की गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय देने की बात की गई है। उनके नाम याद रखेंगे, सामाजिक, सामाजिक सामाजिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्जी समझ के अपना समय मत खराब करिएगा, नहीं सब कुछ खराब हो जाएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ये बात आपको याद रखनी है। प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रस्तावना को ही, प्रस्तावना जो है उसी को क्या कहा जाता है, उद्देशिका, उद्देशिका, ठीक है, उद्देशिका भी कहा जाता है। और इसी को भारत की जो है, इसे इस संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा, संविधान की आत्मा, आत्मा कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पूछा जाएगा क्या किया गया था। पूछा जा सकता है प्रश्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, ये शब्द कब जोड़े गए थे? तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे किसमें, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, ठीक है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, फसल चक्र, फसल चक्र, तो फसल चक्र का अर्थ ये है कि फलीदार जो फसल होती है, फलीदार फसल के बाद, इसके बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ठीक है, बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, मतलब फलीदार फसल अगर आपने जगह दी है, उसको उत्पन्न किया, तो उसके बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ठीक, फसल चक्र का अर्थ यही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो इसके बाद वर्ष 1922 में पहली बार भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था, आप लिख लेंगे,
कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। अगर 22 नहीं आता तो 21 भी लगा देंगे। 1922-21 में किया गया था। और ये कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो आया था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। उसके बाद 1922 में किया गया था किसका? भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय, मैंने जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया है तो उसमें बताया है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ठीक है, भारत की जो राष्ट्रीय आय होती है इंडिया की, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? तो उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र इकोनॉमिक्स वाली स्लाइड में बताया है। और जो ये सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आता है। कौन से? थर्ड में आता है, टर्सरी में। तृतीयक क्षेत्र में आता है, सब बताया है। तो इस तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसमें आता है व्यापार, बीमा, होटल। जो किसी भी चीज़ की आप किस सेवा कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, वो आपका तृतीयक में है। होटल, परिवहन, ठीक है, परिवहन, पर्यटन आप ले लीजिए, पर्यटन, भंडारण और संचार, ये सब क्या है? ये सब आप सेवा कर रहे हैं दूसरे की, तो ये सेवा क्षेत्र है। तो इंडिया की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र, तृतीयक। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? और अंदर जाना है, थोड़ा डीपली लिखना है तो होशंगाबाद जिले में लिख सकते हैं। होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? एमपी में है, एमपी में। और जो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, इसकी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कभी कभी पूछ लेता है धूपगढ़, ठीक है। तो धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर मान लीजिए, सर्वोच्च बड़ी चोटी। धूपगढ़ कहाँ है? आपका सीधा सीधा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में है, जो एमपी में है। अगला प्रश्न है, सीपीयू पूरा नाम तो सबको रट्टा होना चाहिए। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल, लिखते रहेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का तो पूरा नाम है, ठीक है। ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहा जाता है, सीपीयू को, ठीक है, सीपीयू को। इसका कार्य होता है आने वाले निर्देशों को प्रोसेस करना, या क्रियान्वित करना। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग इसी को कहते हैं। आने वाले निर्देशों को प्रोसेस करना सीपीयू का ही कार्य होता है। कुछ और हैं कंप्यूटर की शब्दावलियाँ, इनके पूरे नाम आप देख लीजिए। एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक या मेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट, ठीक। पूरा नाम इनके लिख करके याद करेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। www का लगभग सबको पता है, नहीं पता है तो लिख लीजिए, वर्ल्ड वाइड वेब पूरा नाम पूछा जाता है, ठीक है। ईमेल का पूरा नाम, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मेल तो मेल ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, भांड पाथर क्या है? तो भांड पाथर पारंपरिक लोक नृत्य है, पहले तो यही जान लीजिए। भांड पाथर है वो पारंपरिक
लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। भांड पाथर पारंपरिक लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर राज्य का। ये दो नाम आप देखिए। पहला नाम है दुवर्ट बारबोसा 1515 ईस्वी। दुवर्ट बारबोसा 1515 ईस्वी। दूसरा नाम है डोमिंगो पायस, ये भी 1515 ईस्वी में। और ये दोनों पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के? पुर्तगाल। दोनों पुर्तगाल के निवासी थे। तो कृष्ण देव राय के दरबार में दोनों आए थे, दुवर्ट बारबोसा और डोमिंगो पायस, दोनों पुर्तगाल के थे। चलिए अगले प्रश्न में आपको हम बीओडी के बारे में बताते हैं। बीओडी का पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, नाम बता चुके हैं। बीओडी का पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। जो ये है बीओडी है, बीओडी जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है। बीओडी जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है। जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है, मुख्य यूनिट है। ठीक है। जल प्रदूषण नापने की, क्या नापने की? जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है। तो बीओडी में नापते क्या है? तो बीओडी में जब इसका टेस्ट करते हैं जल में, जल प्रदूषण नापने की मुख्य इकाई है, तो जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा को मापते हैं। क्या मापते हैं? वो बढ़िया क्वेश्चन है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है। जल में घुली किसकी मात्रा को मापते हैं? जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है बीओडी के द्वारा। ठीक है। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना थी, पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेके 1956 तक चली, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 1951, 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हो गई थी, तो 51 से 56 तक चली। और ये जो थी वो हायरड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बेस्ड थी, किस मॉडल पर आधारित थी? तो हायरड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी जो योजना थी, अब 56 पे तो पहली खत्म हुई, तो ये 56 पे दूसरी स्टार्ट हो गई। 56 से 5 साल जोड़ लीजिए, 56 5 61, 61 तक चली दूसरी, तो वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये इसमें भी 5 साल जुड़ेंगे, 61 से 66 तक 5 साल ये भी चली, एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। उसके बाद अब 66 है, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप हुआ। ठीक, इसको योजना अवकाश नाम दिया गया। 3 साल का गैप हुआ, 66 से 61 तक चली तीसरी, 61 के बाद 3 साल का गैप हुआ, 69 में आई, 69 पे अगली आई है चौथी। तो चौथी चली 69 से 74 तक, वो अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि योजना अवकाश कब से कब तक था? तो 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश था 3 साल का। ठीक है। ये बात याद रखना है आपको। देखिए अगला प्रश्न है कि सैनिकों को नगद वेतन देने, सैनिकों को नगद वेतन देना, या फिर सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, या फिर बाजार नियंत्रण, या फिर घोड़ों को दागने की प्रथा। दागने का मतलब उस पर एक चिन्ह बना देते थे कि ये सम्राट या राजा का घोड़ा है। तो सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, या फिर घोड़ों को दागने की प्रथा। ये चारों काम जो मैं बता रहा हूँ ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हैं। चारों पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा आपको क्या लगाना कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे कार्य शुरू किए। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में क्या बना था? दिल्ली का सम्राट बना था। ये अलाउद्दीन खिलजी वाला जब चैप्टर हिस्ट्री में पढ़ा रहे थे तो ये बातें हमने आपको बताई थी अच्छे से, आज रिपीट कर लीजिए।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ब्रेंट इंडेक्स किस चीज़ से संबंधित है किस चीज़ से संबद्ध है। तो जो ब्रेंट इंडेक्स होता है वो कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित होता है। कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित होता है ब्रेंट इंडेक्स। आगे दो प्रश्न और हैं कि केसरी ये समाचार पत्र था, केसरी समाचार पत्र किसका है। तो ये 1881 में प्रकाशित हुआ, किसका है, बाल गंगाधर तिलक। लिख लेंगे केसरी समाचार पत्र 1881 बाल गंगाधर तिलक। अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र या पत्रिका, इसका संपादन प्रारंभ हुआ 1912 से। अल हिलाल ये किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद। नाम लिख लेंगे, अल हिलाल किसकी है, अबुल कलाम आज़ाद की। केसरी किसका है, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक 1881 है और जो अल हिलाल है 1912 में, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जंतर मंतर, इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है जंतर मंतर से संबंधित, ध्यान से देखिएगा। जंतर मंतर को इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, या फिर शुद्ध भाषा में इसको वेधशाला कहते हैं, वेधशाला जंतर मंतर को, ठीक है। इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी या फिर वेधशाला कहा जाता है हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र या तारों इत्यादि की गति और उनकी स्थितियों पर नजर रखी जाती है वेधशाला में, ठीक है। तो जंतर मंतर कहा जाता है, तो जंतर मंतर इसका अपभ्रंश रूप है, टूटा फूटा रूप है। तो वेधशाला या जंतर मंतर या ऑब्जर्वेटरी बनाने का कार्य हिंदुस्तान में पहली बार 1724 में किसने किया था, जयसिंह ने किया था। जयसिंह, राजा जयसिंह ने 1724 में इंडिया में पहली वेधशाला बनाई थी, ठीक है। वो भी कहाँ पे बनाई थी, ये दिल्ली में बनाई थी। दिल्ली में पहली वेधशाला बनाई थी राजा जयसिंह ने 1724 में। तो आइए देख लेते हैं इंडिया में कितनी कितनी वेधशालाएं और कहाँ कहाँ हैं। तो इंडिया में आप देख रहे हैं दिल्ली में है वेधशाला, उज्जैन में है वेधशाला, वाराणसी में है वेधशाला, मथुरा में है वेधशाला और जयपुर में है वेधशाला। तो दिल्ली की वेधशाला जो बनी थी 1724 में बनी थी, 1724 में सबसे पुरानी है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब नई हैं, इस प्रकार बनती चली गई। तो 5 वेधशालाएं कहाँ हैं, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी बनारस, मथुरा और जयपुर।